रात 15 अप्रैल 2023 रात 10 बजे प्रयागराज के एक अस्पताल के आंगन में लाइव टेलीविजन कैमरे चल रहे हैं, एक रूटीन मेडिकल चेकअप को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी रात 9 सेकंड में 18 गोलियों की आवाज से चकनाचूर हो जाती है। दुनिया के सामने जो शख्स गिरता है वो है अतीक अहमद। 40 साल तक वो एक अछूत माफिया किंग पिन और पूर्व सांसद रहा, जिसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। अपने प्रभाव के चरम पर अतीक के पास 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की निजी फौज थी। उसका ऐसा खौफ था कि पूरे रेलवे स्क्रैप टेंडर उसे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के मिल जाते थे, क्योंकि कोई दूसरा ठेकेदार बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब वो कवच पूरी तरह टूट चुका था। शूटिंग से कुछ घंटे पहले उसे पुलिस वैन में हथकड़ी पहने रोते हुए देखा गया। जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा मारा गया है, उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया था, एक असहाय बूढ़े आदमी में बदल दिया गया था। यह समझने के लिए कि एक अपराधी जिसने लगभग राज्य को नियंत्रित किया, वो लाइव टेलीविजन पर कैसे मारा गया, हमें उस राजनीतिक ढाल को देखना होगा जो उसने दशकों तक बनाई, और वो सटीक पल जब वो भूल गया कि उसकी ढाल उससे छिन चुकी थी। कहानी शुरू होती है 1979 में इलाहाबाद के पुराने शहर से। किशोर अतीक अहमद ने रेलवे यार्ड से कोयला चोरी करके शुरुआत की। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने समझा कि डर भी एक मुद्रा है, और जल्दी ही उसने स्थानीय ठेकेदारों से हिंसक वसूली शुरू कर दी। उसने जल्दी समझ लिया कि सिस्टम से लड़ना हारने वाला खेल है। पूर्ण सत्ता पाने के लिए उसे अपने सिंडिकेट को सीधे राजनीतिक तंत्र में पिरोना होगा। उसने इस सिद्धांत को अपने ही अंडरवर्ल्ड गुरु चांद बाबा के खिलाफ परखा। जब चांद बाबा को एहसास हुआ कि उसका पुराना शागिर्द स्थानीय चुनाव में उसे मात दे रहा है और अतीक की हत्या का आदेश दिया, अतीक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया। उसने बड़े सड़क शूटआउट में अपने गुरु को मार गिराया और अपनी पहली राजनीतिक सीट जीत ली। अतीक विधायक बना। जब उसने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। राज्य संरक्षण के साथ अतीक के पास इतनी ताकत आ गई कि वो रातों रात जमीन, घर और कारोबार कब्जा कर सकता था। कानून के प्रति उसकी खुली अवहेलना 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में दिखी। राजनीतिक संकट के दौरान अतीक एक हथियारबंद भीड़ लेकर राज्य गेस्ट हाउस में घुसा और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मायावती पर हमला किया ताकि उसके गुट को हिंसा से झुका सके। यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी उसके गिरोह का औजार बन गई। जब उसके भाई अशरफ ने दिन दहाड़े एक बड़े व्यापारी की हत्या की, पुलिस रिकॉर्ड में दिखा कि अशरफ तो घंटों दूर जेल में बंद था। अतीक ने जेल स्टाफ खरीद लिया था, जहां एक नकली व्यक्ति उसके भाई की जगह रोज उपस्थिति दर्ज करता था। 2008 तक उसका सिस्टम पर प्रभाव चरम पर था। बड़े अपराधों में हिरासत में होने के बावजूद उसे अस्थायी रिहाई मिली, सीधे भारतीय संसद ले जाया गया और राष्ट्रीय सरकार बचाने वाले निर्णायक वोट डालने की अनुमति दी गई। सड़क की हिंसा ने अतीक को शुरुआती ताकत दी, लेकिन 1990 और 2000 के दशक की राजनीतिक आपराधिक साठगांठ ने उसे दीर्घकालिक सुरक्षा दी। यह सुरक्षा 2017 में टूटी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की। राज्य ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया, जिसमें 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके करीबी गुर्गों को ढूंढ ढूंढ कर जेल भेजा गया। लेकिन अतीक नहीं रुका। उसने जेल के अंदर से एक व्यापारी के अपहरण और यातना की साजिश रची। इस दुस्साहस ने सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर किया और उसे गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उसकी स्थानीय सप्लाई लाइन टूट गई। यहीं उसने अपनी सबसे घातक गलती की। 40 साल की अजयता के घमंड में अतीक ने मान लिया कि वो सैकड़ों मील दूर से भी आतंक चला सकता है। फरवरी 2023 में उसने अपने खिलाफ गवाही देने वाले उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या का आदेश दिया। उसे लगा राज्य फिर नजरअंदाज करेगा, लेकिन इस बार जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हुई। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने उसके बचे हुए सिंडिकेट को व्यवस्थित रूप से तोड़ दिया, जिसका अंत उसके बेटे असद की मुठभेड़ में मौत से हुआ। मनोवैज्ञानिक पतन पूर्ण था। जो माफिया डॉन कभी जजों पर हंसता था, वो ट्रांजिट में रोता हुआ टूट गया। थोड़ी ही देर बाद एक अदालत ने उसे पहली बार उम्र कैद दे दी। अतीक का असली दुश्मन आखिर में उसका अपना घमंड निकला। उसने भ्रष्ट और ढीले दौर की रणनीति एक ऐसे राज्य के खिलाफ अपनाई जो उसे कुचलने का मौका की तलाश में था। और अब वापस चलते हैं 15 अप्रैल की उस अस्पताल चौक पर। जब रिपोर्टर ने पूछा कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं जा पाया, अतीक धीमे से बोला, उन्होंने हमें ले नहीं गए, इसलिए हम नहीं गए। कुछ सेकंड बाद गोलियां चलती हैं। तीनों युवा हमलावर तुरंत हथियार डाल देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने के लिए यह हत्याकांड किया।
लेकिन ये आसान कहानी कई डरावने सवाल छोड़ जाती है। अंतिम पूछताछ में अतीक ने धमकी दी थी कि वो ताकतवर नेताओं, बिल्डरों और अफसरों का नाम उजागर करेगा जिन्होंने उसकी उन्नति में मदद की। क्या उसके किसी पुराने संरक्षक ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया? जांच एजेंसियों ने बाद में पाया कि उसके सिंडिकेट के पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आतंकवादी संगठनों से संबंध थे, जो ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराते थे ताकि भारतीय जमीन पर इस्तेमाल हो सकें। अतीक अहमद का उत्थान और हिंसक पतन कच्ची सत्ता का एक निर्णायक अध्ययन है। एक माफिया बॉस पूरी तरह राज्य संरक्षण पर निर्भर होता है। जिस पल राज्य हिंसा पर अपना एकाधिकार वापस लेने का निर्णय लेता है, सबसे अछूत डॉन भी शून्य में बदल जाता है।